हेलो नमस्कार बच्चों। जो आज का नया चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो बहुत ब्रॉड चैप्टर है और इससे कम से कम 6 क्वेश्चंस आते हैं। आपको 24 मार्क्स दे के जाते हैं। बहुत ही बड़े चैप्टर हैं और इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ है। अभी तक आप पढ़े थे किसके बारे में? सेल के बारे में। आपने पढ़ा किसके बारे में? सेल डिवीज़न के बारे में। अगर इसके पहले का चैप्टर देखेंगे जो जेनेटिक्स है, मेंडल का चैप्टर, उस पे भी हम क्रोमोसोम के बारे में बात करते थे, मेंडल फैक्टर के बारे में बात करते थे कि कुछ तो है जो ट्रांसफ़र करता है एक करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, लेकिन फैक्टर का फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे कि फैक्टर है क्या एक्चुअल में। तो इस सब को पता करने के लिए इस चैप्टर में आना पड़ता है। तो इस चैप्टर में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ी सी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस बड़ा चैप्टर होने वाला है और बिल्कुल समझ में आएगा। आप घबराइएगा नहीं, एक एक करके पढ़िएगा। मैं कोशिश करूँगा कम से कम में ही लैंग्वेज में ख़त्म करूँ, लेकिन हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते चलूँ। जहाँ से क्वेश्चंस आएगा आने के चांसेस होते हैं तो मैं वहाँ पे रुकूँगा, वहाँ बोलूँगा, उसको अंडरलाइन करिएगा। और सबसे पहले आप बुक लेके बैठ जाइए। अगर बुक नहीं लेके बैठे हैं तो बुक लेके बैठिए, अंडरलाइन करिए, वर्ड को समझिए और लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा तो उसको भी बारे में सोचिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। डीएनए के बारे में पढ़ना है, जिसको आप जानते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और जेनेटिक मटेरियल की खोज के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। आरएनए वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। रेप्लिकेशन का मतलब आप सुना ही होंगे कि डीएनए से डीएनए का बनना, मतलब यस फेज में आपने सुना होगा कि रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, कॉपी ऑफ डीएनए, यस फेज। वही रेप्लिकेशन हमें पढ़ना है कि रेप्लिकेशन कैसे होता है एक्चुअल में। और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए से क्या का बनना, आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। कि मतलब डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, उससे एक स्ट्रैंड से क्या बनाता है? आरएनए। कुछ कोड होता है, उस पर कुछ मैसेज होता है, उसको आरएनए में ट्रांसफ़र करता है। फिर वो आरएनए से प्रोटीन बनाता है, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और एमआरएनए पे कुछ कोडान होते हैं जिसको कहते हैं जेनेटिक कोड। उस जेनेटिक कोड को पढ़ करके क्या बनाते हैं? जेनेटिक कोड को पढ़ेगा आरएनए पर और फिर प्रोटीन बनेगा। मतलब डीएनए से प्रोटीन बनने तक का सफ़र, जो मैसेज होगा डीएनए के पास वो प्रोटीन में आएगी। ठीक है ना, जैसी कोडिंग होगी वैसा। सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार है। अपने से रिलेट करिएगा कि क्या सभी जो फंक्शन होता है वो किससे होता है। आप बोलते ना सेल के पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पास क्या है? डीएनए होता है, यही तो कंट्रोलर है। इसके पास जो मैसेज लिखा होता है वही तो एक्सप्रेस होते हैं। किस फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। आपको प्रोटीन से कैसे? प्रोटीन एंजाइम बनाएगी, एंजाइम बनाएगी तो एक एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट करेगा, जैसा प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट जिस तरह का होगा वैसा एक्सप्रेशन होगा। ये प्रोडक्ट किस पे डिपेंड था? एंजाइम पर। एंजाइम किससे बनी? प्रोटीन से। प्रोटीन किससे बना? आरएनए से। आरएनए किससे बना? डीएनए से। मतलब देखिए, जो मैसेज था डीएनए पर वो किसके फॉर्म में आया है? एंजाइम। अब एंजाइम वो काम करेगा तो ऐसा एक्सप्रेशन होगा। ये लंबी दूरी है। और ये होता है कि डीएनए के पास में रेगुलेटरी जीन होती है, कब उसको फंक्शन करना है, कब उसको रोकना है, कब उसको क्या करना है, इसके लिए एक रेगुलेटरी जीन होती है। तो उसे कहा जाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कब एक्सप्रेस करेगा? एक प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है इस बुक में। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके एक मेगा प्रोजेक्ट है, 13 साल का प्रोजेक्ट था कि एक पूरे ह्यूमन के सेल का अंदर जितने क्रोमोसोम हैं, लगभग डिफरेंट टाइप के, जीनोम का मतलब क्या? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसकी सीक्वेंसिंग की जाए। बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे लास्ट में, अगर आपके पास बुक है तो आप एक बार देख लीजिए पॉज करके कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितना मेगा प्रोजेक्ट है, 13 साल का है। एक कितने पैसे लग गए, बहुत ज़्यादा पैसे लग गए थे इसमें। और एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आप लोग बहुत देखते रहते हैं सीरियल्स वगैरह में, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख लो, तुरंत मैच करा दो फादर और बेटे से जो खो गए हैं। अगर देखिए दोनों को मिलाना है तो। और बहुत सारे केस होते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, उसको भी सॉल्व किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से।
तो इनके भी बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बड़ा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, डीएनए से एक एक करके पढ़िए, अच्छा लगेगा। तो हम शुरू करते हैं पहली लाइन से। जहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम देना होगा हम उस पर टाइम देंगे, और जहाँ पे लगेगा कि बस जस्ट ट्रीट करके समझ के आगे बढ़ना है, ऐसा भी करेंगे हम। इन द प्रीवियस चैप्टर you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such pattern। प्रीवियस चैप्टर में आपने सीखा है कि जेनेटिक का बेसिक पैटर्न क्या होता है और इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन करेक्टर ले जा रहा है। मेंडल ने उसे क्या बोले थे, फैक्टर बोले थे। इसके बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। वो बता दो थोड़ा सा कि मेंडल क्या बोले थे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कुछ है जो पेरेंट्स से कहाँ जाता है, आप स्पिरिट में ट्रांसफ़र होता है, तो उसको मेंडल ने फैक्टर बोल दिया था, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है या हेरिडिटी है। जीन ही है जो जाता है एक कैरेक्टर को लेके दूसरे जनरेशन में। लेकिन उस जीन को हम आज इस चैप्टर में पूरा समझेंगे कि कौन है वो, और डीएनए है, डीएनए कैसे है उसके बारे में समझेंगे। एट द टाइम ऑफ मेंडल के टाइम में द नेचर ऑफ दोज फैक्टर, जो फैक्टर बताए थे रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। जो करेक्टर ले जाता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर उस समय नहीं था। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, अगले 100 सालों में द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल का पॉसिबल नेचर था उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और इस कंक्लूजन पे पहुँचे गए कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। मेंडल के काम करने से अगले 100 सालों में ये पता लगाया गया ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपने 11th में पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में कि वहाँ न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं। आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड से और फास्फेट से बनते हैं, फास्फोरस लिख देते हैं। और न्यूक्लियोसाइड किससे बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस से और पेंटोज शुगर से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड था तो इसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ी थी। तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए होते हैं या फिर डीएनए होते हैं। तो डीएनए एक पॉलीमर है, एक चेन है, किसकी लंबी चेन है, न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन है। ठीक, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, घबराया नहीं। और डीएनए और आरएनए 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, याद रखिएगा कि नेम ऑफ न्यूक्लिक एसिड पूछा जाए तो डीएनए और आरएनए बताइएगा। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि मोस्ट लिख दे, ऑल लिखेगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। लेकिन ऐसा पूछेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो डीएनए ही होगा, क्योंकि कुछ वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और वायरस ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, असेलुलर होते हैं। तो इनके पास या तो डीएनए होते हैं या तो आरएनए होते हैं। हाँ, ऑल वायरसेस में भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता है, सम वायरसेस में होता है। क्योंकि आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 फिगर पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं टोबैको मोजाइक वायरस का और दूसरा पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज का। इसके पास टोबैको मोजाइक वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और बैक्टीरियोफेज के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये दोनों वायरस हैं, एक को देख के एक के पास आरएनए होता है, एक के पास डीएनए। इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो क्या बताइए कि सभी वायरस के पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? नहीं होता है, सम वायरसेस के पास होता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में ऑल वायरसेस दे देगा, कंफ्यूज कर जाएंगे। और मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर, आरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है। आरएनए और भी कुछ एडिशनल रोल है, जैसे कि एडाप्टर का काम करता है। अभी थोड़ी देर बाद टीआरएनए पढ़ेंगे, मतलब इसी चैप्टर में है ट्रांसलेशन में। तो जो टीआरएनए है एडाप्टर की तरह काम करता है और आरएनए स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, राइबोसोम को बनाने में मदद करता है।
राइबोसोम सुने होंगे, तो राइबोसोम किससे बनता है? आरएनए से और प्रोटीन से बनता है। राइबोसोम किससे बनते हैं? आरएनए से और प्रोटीन से बनते हैं। इस सब किसका काम है? आरएनए का स्ट्रक्चरल का रोल भी है, और कुछ केसेस में कैटालिटिक मतलब एंजाइम बनाता है। आपने वो लाइन पढ़ी होगी, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा? राइबोजाइम। और वो राइबोजाइम किससे बनता है? आरएनए से बनता है। आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करता है, लेकिन डीएनए उस तरह काम नहीं करता है। यू ऑल हैव ऑलरेडी लर्न, आप ये जान चुके हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है? एक एक न्यूक्लियोटाइड तो एक मोनोमर यूनिट होता है, एक जुड़ करके क्या बनाती है? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनाती है, मतलब डीएनए का चेन बनाती है या आरएनए की चेन बनाती है। इस चैप्टर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसका रेप्लिकेशन, प्रोसेस टू मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, जेनेटिक कोड। तो ये सब पढ़ने जा रहे हैं। जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। अभी बताया था ना, एमआरएनए के पास में कोडान्स होते हैं जिसके ऊपर छिपे होते हैं कौन से अमीनो एसिड होती है, वो पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या ना है? ट्रांसलेशन किससे? आरएनए से बनने, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और वो रेगुलेशन कैसे करेगा? डीएनए कैसे आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए भी कुछ जीन होती है, उसे कहते हैं रेगुलेटरी जीन होती है। और एचजीपी पढ़ने वाले हैं, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ने वाले हैं लास्ट सेशन में। तो इस सब में वही लिखा हुआ है। तो हम आते हैं लास्ट शुरुआत में द डीएनए। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं पहले पैराग्राफ से, तो इसको हम बताते हैं।